सो हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो शायद आप लोग क्लास 9th पास करके अभी 10th में आए होंगे और ये सोच रहे होंगे कि क्लास 10th कैसा जाएगा, कैसा होगा। तो आपको बता दें कि आप लोगों ने जिस तरह से क्लास 9th में स्टडी किया था उससे कहीं आसान होने वाला है क्लास 10th। बट आप लोगों के माइंड में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर क्लास 10th को किस तरह से शुरू किया जाए ताकि हम एक फाइनल स्टेज में आकर के एक अच्छे मार्क्स ला सके। तो उससे पहले आपको एक फ्लैशबैक में जाना होगा क्लास 9th का, ताकि आप लोग केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स चीज़ों को फिर से याद कर पाएँ। ठीक है, तब आगे आपका जो क्लास 10th में जो भी केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे वो आसानी से समझ पाएंगे और बिल्कुल ही वो चीज़ें आसान लगेगी। तो उसके लिए चलिए हम लोग पहले क्लास 10th को शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स चीज़ों को पढ़ लेते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या क्या बेसिक्स चीज़ें होती है उन सबको पढ़ लेते हैं। अगर ये सब चीज़ें हम पढ़ लेंगे तभी जा करके हमें केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स होंगे वो हमें अच्छे से समझ में आएंगे, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये बेसिक चीज़ें अगर समझ में आती है तो हमें बहुत ही आसानी होगा पढ़ने में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यदि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए। तो शायद आप लोग सही जवाब देंगे कि वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। ठीक है, बिल्कुल सही। और यदि फिर मैं आपसे एक बात पूछूं कि व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो आप लोग फिर से सही जवाब देंगे, इसका होता है NaCl। बट मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्यों, वाई, तो शायद आप फेल हो जाएंगे। मैं पूछूं आपसे कि ऐसा वाटर का फार्मूला H2O ही क्यों होता है, H2O ही क्यों होता है, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने 9th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे तब शायद आप बता पाएँ, लेकिन हो सकता है ऐसा कि आप भूल गए हो तो आप नहीं बता पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इन्हीं सब चीज़ों को यदि हम अच्छे से सीख लेते हैं, जान लेते हैं कि H2O का फार्मूला आखिर H2O ही क्यों होता है, H2O2 क्यों नहीं होता है, या फिर HO2 क्यों नहीं होता है। ठीक है, या फिर NaCl का फार्मूला Na2Cl क्यों नहीं होता है, या NaCl2 क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम सीखेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तब जा करके हमारा क्लास 10th में जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो उन सबसे पहले आपको पता है कि क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि ये क्या होता है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर नहीं पता तो बता दूं कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही वो टॉपिक्स है जिसके बारे में हमें समझना होगा क्लास 10th को आगे बढ़ने से पहले। तो वैलेंसी क्या होता है, तो आपको यहाँ पे सोडियम का एक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा होगा। इसमें सबसे ये देखिए, ये हमारा हो गया K ऑर्बिट, ये हो गया L ऑर्बिट, ये हो गया M ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स बचे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, the electrons present in the outermost cell of the atom of an element are called valence electron। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो बहुत ही आसान है कि किसी भी एलिमेंट के
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे यदि हम मैग्नीशियम की बात करें या एल्युमिनियम की बात करें, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखें तो के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, एल ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और एम ऑर्बिट में होता है 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है यही हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्या, वैलेंसी। कि वैलेंसी क्या होता है उस चीज़ को आगे समझते हैं। तो हमने अभी क्या देखा था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा था। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि आपको समझ में आ गया तो आपको वैलेंसी भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्टेट रूल। क्या पढ़ा था, ऑक्टेट रूल को पढ़ा था। इस ऑक्टेट रूल में ये कहा जाता था कि जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट है अपने ऑक्टेट यानी ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, अपने ऑर्बिट्स को कंप्लीट रखने के लिए किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं या फिर उसे दे सकते हैं, ठीक है। मतलब ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए वो एलिमेंट को एक्सचेंज कर सकते हैं, ले सकते हैं या तो फिर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी कैपेसिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंसी बोलते हैं। तो हमारे पास सोडियम है जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बचा हुआ है और ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देगा, तब जाकर के इस क्लोरीन का ऑक्टेट जो है कंप्लीट होगा, क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और 1 इलेक्ट्रॉन आने से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, है ना। और जिस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। और साथ में सोडियम भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, जो सोडियम है ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन्स को जब लूज करेगा तो ये भी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जो 1 इलेक्ट्रॉन्स लूज होगा, जिसकी वजह से अंदर में इसके 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और ये भी स्टेबल हो जाएगा। और इस तरह से दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड बनने से ही हमारा एक फार्मूला बन के तैयार हो जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, NaCl, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कॉमन सॉल्ट बन के तैयार हो जाता है। और यहाँ पे जो आपको प्लस दिख रहा है और यहाँ पे जो आपका माइनस दिख रहा है, ये चार्ज बन जाते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से हमने जो पढ़ा चार्ज और आयंस और वैलेंसी, वो सब यहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। ये जो दिख रहा है प्लस, ठीक है, ये क्या है, हमारा आयंस, और यही हमारा वैलेंसी भी कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको जो पूरा चार्ट दिख रहा है, प्लस के पोटेशियम प्लस, है ना, सिल्वर प्लस, ये सब पूरा जो दिख रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आयंस है, ठीक है। अब किसी के ऊपर +2 है, किसी के ऊपर -2 है। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे जो कंपाउंड्स के जो आयंस गिवन है, ठीक है, इन्हें हमें याद रखना है, ठीक है। और अगर याद नहीं रख सकते तो हमें उसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। निकालने के लिए हम सीखेंगे नाइट्रेट हो गया, है ना, ये कार्बोनेट, सल्फेट हो गया, ये सब को हम लोग को क्या करेंगे, निकालने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब उसको निकालने के लिए सीखते हैं कि आखिर इसे निकाला कैसे जाता है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल होता है कंपाउंड्स को बनाने में, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। इतने सारे कंपाउंड को बनाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, जो हमने कंपाउंड भी बताया था उसके लिए, ठीक है। तो वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन याद रखना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल है हमें सल्फेट। तो सल्फेट के लिए सबसे पहला हम लोग क्या लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, और यहाँ ऑक्सीजन, तो दूसरे एलिमेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वैलेंसी को लिखेंगे। तो जितने एलिमेंट है 4 है, तो 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई में वैलेंसी को लगा देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, -2। ये -2 हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया, और यही हमारा क्या कहलाएगा, वैलेंसी कहलाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कार्बोनेट का। तो पहले एलिमेंट के लिए हम लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दूसरे एलिमेंट के लिए लिखेंगे वैलेंसी, है ना। तो -2 हो गया उसका वैलेंसी, और जितने एलिमेंट है उतने लिख देंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, -2 फिर से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका चार्ज और वैलेंसी दोनों। मैग्नीशियम क्लोराइड, अब जितने सारे एलिमेंट यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है, इन सब को आपको सोल्व करना है और बताना है कि हुआ कि नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब इनमें से कुछ के हम लोग क्या करते हैं, कुछ को सीखते हैं। तो हमारे पास पहला जो था मैग्नीशियम क्लोराइड, उसको हम लोग लिख लेते हैं।
तो दोनों की वैलेंसी को नीचे लिखेंगे। मैग्नीशियम की वैलेंसी हो गया 2 और क्लोरीन की वैलेंसी हो गया -1। अब दोनों की वैलेंसी को कर देंगे एक्सचेंज करने के बाद क्या होगा, MgCl2। अब उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं MgO का। तो मैग्नीशियम का वैलेंसी को नीचे लिखेंगे और ऑक्सीजन की वैलेंसी को नीचे लिखेंगे, दोनों को एक्सचेंज करेंगे और लिखेंगे MgO। ठीक है। अब उस तरह से इसमें से किसी एक को उठा लेते हैं। चलिए हम लोग उठा लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। तो कैल्शियम लिख देंगे, कैल्शियम को वैलेंसी को लिख देंगे और कार्बोनेट की वैलेंसी को लिख करके दोनों को एक्सचेंज कर देंगे और लिखेंगे दोनों यदि सेम है तो कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे CaCO3, बस हो गया। ठीक है। अब ये बाकी जो बच गया ये आपके लिए होमवर्क हो गया, इसको करके रखिए। ठीक है। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क। ठीक है। अपने आप को टेस्ट करिए कि आप सीखे या नहीं सीखे। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको याद रखना होगा। ठीक है। ये भी क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मिल जाएगा शॉर्ट्स में। ठीक है। इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है। ठीक है। जो मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने चैप्टर्स को शुरू करते हैं। ठीक है। अपने चैप्टर्स को शुरू करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।